गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल पढ़ा था हनी बी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में। हनी बी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसका जीवन इतिहास या फिर बात करें लाइफ जो है हिस्ट्री उसके बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे इसकी कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, यानी कि हनी बी जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है इनके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ कि क्या क्या जो है ये एक्टिविटी करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो मेन थिंग है वो क्या है, छत्ता बनाना है ना। देखिए फर्स्ट अगर बात करें तो वो है मेकिंग हाइव्स या फिर छत्ता बनाना। आपने एक चीज़ नोट की होगी, कभी भी अगर हनी बी का आपने छत्ता देखा होगा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, तो उसमें क्या एक बड़ी खास चीज़ होती है कि वो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से और एक सीक्वेंस में बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी जो सबसे पहले बात तो ये कि ये बनाया किसके द्वारा जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसकी जो वर्कर कास्ट होती है, हनी बी की जो वर्कर कास्ट होती है वो क्या करती है, छत्ता बनाने का काम करती है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले छत्ते में क्या होता है कि बीच में एक पतली सी लेयर बनाई जाती है। बीचों बीच में क्या होता है, जो भी टहनी वगैरह है उसके पास क्या की जाती है, एक पतली सी लेयर बनाई जाती है मोम की। फिर इसके दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी क्या किया जाता है, हेक्सागोनल शेप में, कल मैंने आपको बताया था इस प्रकार से हेक्सागोनल शेप में क्या किए जाते हैं, सेल्स बनाई जाती है। देखा होगा आपने हनी बी में, कभी नोट किया हो तो इस प्रकार की जो है सेल्स बनी होती है ना। तो दोनों तरफ ये बनाई जाती है। ये किसकी बनी होती है, मोम की बनी होती है। फिर इनके अंदर क्या किया जाता है, शहद इकट्ठा किया जाता है, प्लस क्या है, रानी मक्खी के द्वारा इनके अंदर क्या है, एग लेइंग भी की जाती है। ठीक है। अगर बात करें इन सेल्स की, तो इन सेल्स का जो साइज होता है, इन सेल्स का साइज होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी कास्ट की है। जैसे अगर वर्कर की है तो ये सेल क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ड्रोन की थोड़ी बड़ी होगी, और रानी मक्खी की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें क्या है, मोम की छोटी छोटी जो है सेल्स बनाई जाती है। अब चलिए इसके बारे में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखिए डायग्राम इस प्रकार से क्या है, ये हेक्सागोनल शेप में क्या होती है, सेल्स बनाई जाती है इस प्रकार से। नेचुरली हनी बी ये खुद बनाती है, लेकिन इसकी बात करें तो ये हमने क्या है, जो आर्टिफिशियल इसको रेयरिंग का काम होता है, या फिर बात करें इसको बॉक्स में जो पाला जाता है, उस समय हम क्या करते हैं, वैक्स की एक शीट हम ऑलरेडी इनको बना के और प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो वैक्स बनाने में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतना टाइम ये क्या करेंगे, ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करेंगे और हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। तो इसको आर्टिफिशियली बनाया गया, लेकिन अगर बात करें हनी बी की नेचुरली, तो वो भी क्या है, ऐसी ही क्या करती है, बनाते हैं। अभी देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये शहद भरा हुआ है ना। तो इसके अंदर शहद भरा हुआ रहता है। अब इनमें क्या होता है, एक फिक्स जगह होती है, यानी कि इतने पार्ट जो है वहाँ तक क्या होगा, शहद होगा, इतने पार्ट तक इसके अंदर जो है एग्स वगैरह रहेंगे। तो इसके लिए क्या अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है किसी भी, ये क्या है, आर्टिफिशियल बॉक्स में से एक निकाला हुआ छत्ता है। देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ये वाला इतना, इसके अंदर क्या रहता है, हनी कलेक्ट रहता है, यानी कि जो शहद है उसका इकट्ठा कहाँ किया जाता है, वो इस ऊपर वाले भाग में किया जाता है। इसको बोलते हैं हनी चैम्बर, इसको बोलते हैं हनी चैम्बर। ठीक है, जिसके अंदर हनी को कलेक्ट किया जाता है। और सबसे नीचे वाले जो होते हैं, यहाँ पे होता है ब्रूड चैम्बर, इसको बोलते हैं ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर का मतलब क्या, ब्रूड्स होते हैं, यानी कि इसके जो ग्रब्स वगैरह है, या फिर बात करें जो एग वगैरह है, वो इस नीचे वाली जो सेल्स बनी होती है उसके अंदर रहता है। ऊपर ऊपर क्या इकट्ठा रहता है, शहद इकट्ठा रहता है। और इनके बीच में यहाँ पे होता है पोलन चैम्बर, यानी कि जहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो इकट्ठे रहते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जाता है। अब बात करें सेल्स की, तो मैंने कल भी आपको बताया था अलग अलग टाइप की जो है वो सेल्स होती है, किसकी सेल्स कैसी होती है, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो छत्ते की बात है
कि ऊपर वाला भाग जो ये क्या होता है, हनी चैम्बर, जिसके अंदर हनी कलेक्ट किया जाता है। नीचे वाला चैम्बर होता है ब्रूड चैम्बर, जिसके अंदर क्या रहते हैं, ब्रूड्स रहते हैं, इसके ग्रब्स वगैरह जो है, एग्स, उनका कलेक्शन होता है। और बीच वाले हिस्से में क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन्स रहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे अलग अलग बताया गया है, ड्रोन ब्रूड, वर्कर ब्रूड और कुछ एम्प्टी सेल्स। ये हम कैसे जो है इसको पहचानते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। अब ये कि हनी जब कलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद क्या है, उसको कवर किया जाता है, एक पतली सी लेयर होती है, उसके द्वारा क्या है, इसको कवर कर दिया जाता है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, कैप्ड हनी है, यानी कि सबसे पहले इसको कलेक्ट किया गया हेक्सागोनल सेल में, उसके बाद इसके ऊपर कैप लगा दी गई, यानी कि इसको पैक कर दिया गया है। अब ये कुछ आप देख सकते हो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सारी जो सेल्स है ये क्या है, अनकैप्ड है, यानी कि खुली हुई है, और इनके अंदर अभी शहद जो है वो और इकट्ठा करना बाकी है। तो ये हो गई है ना। अब बात करेंगे, देखिए इसकी जो सेल्स हैं, है ना, जो सेल बनाई जाती है। सबसे पहले अगर बात करें वर्कर सेल की, ठीक है, तो वर्कर सेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है किसी भी हाइव के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, वो किसकी होती है, वर्कर की, है ना। तो जो है हाईएस्ट नंबर जो होते हैं किसी भी सेल के, वो इसी के होते हैं। अब ये क्या है, सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट सेल होती है सबसे, ठीक है, और शेप तो इसकी भी क्या होती है, हेक्सागोनल, षटभुजाकार जिसको बोलते हैं हिंदी में, हेक्सागोनल शेप होती है। और इसको पहचानने की क्या है, अभी मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूंगा, मैंने कल भी आपको दिखाई थी। पहचान इसकी क्या होती है कि इसके द्वारा जो सेल्स बनाई जाती है वो क्या है, फ्लैट होती है। इसके ऊपर जो कैप होगी, कैप जो होगी वो क्या होगी, फ्लैट होगी, यानी कि इसके ऊपर फ्लैट कैप होती है, उससे उसको ढका हुआ रखा जाता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो होगी वर्कर की बात, फिर करते हैं ड्रोन्स की बात। तो ड्रोन में जो कैप होती है वो भी हेक्सागोनल शेप की है, शेप में चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन बात करें, देखिए इसके ऊपर जो कैप होता है, हेक्सागोनल शेप जो होती है, जो सेल्स है उसके ऊपर जो कैप होता है वो क्या रहता है, थोड़ा सा ऊपर कॉन्वेक्स टाइप का होता है, यानी कि उभरा हुआ, यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है थोड़ा सा, इसकी जो कैप होती है। तो ये इसकी पहचान होती है। और इनकी संख्या जो है वो क्या है, कम होती है अगर कंपेयर करें वर्कर सेल से, है ना। इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जो क्वीन सेल होती है, क्वीन सेल होती है, इनकी संख्या जो क्या होती है, सबसे कम होती है, लोवेस्ट होती है। और साइज में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। साइज जो इसका होता है वो क्या होता है, सबसे लार्ज होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो क्वीन वाली सेल्स को भी अच्छे से पहचान सकते हैं, मैं डायग्राम से भी आपको बताऊंगा। अब देखिए जो वर्कर सेल होती है और जो ड्रोन सेल होती है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, हनी कलेक्ट किया जाता है, प्लस में जो पोलेंस वगैरह रखे जाते हैं, नेक्टर वगैरह रखा जाता है, वो किस में रखा जाता है, इन दोनों सेल्स के अंदर, यानी कि ड्रोन वाली सेल के अंदर और वर्कर वाली सेल के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसमें अलग अलग सेल्स होती है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें संख्या जो होती है वर्कर सेल की, उसके बाद ड्रोन की और फिर क्वीन की होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए डायग्राम में मैंने कल भी आपको दिखाया था। ये देखिए जो आपको सबसे बड़ी सेल दिखाई दे रही है, ये जो सबसे बड़ी सेल जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी होती है, ये होती है क्वीन की, ठीक है। यानी कि आप किसी भी कास्ट जो है उसमें से निकल के आने वाली जो मक्खी है उसको आप पहले से ही पहचान सकते हो कि इसमें से क्या निकलेगा, वर्कर निकलेगा कि क्वीन निकलेगी या फिर ड्रोन। अगर ड्रोन की बात करें तो ये देखिए जितने भी सेल आपको दिखाई दे रहे हैं उभरे हुए, है ना, जिनके ऊपर ये कॉन्वेक्स टाइप की कैप है दिखाई दे रहा होगा सबको उभरी हुई, ये क्या है, ये ड्रोन सेल है। ये जो है क्या है, ड्रोन्स की सेल है, ये क्वीन की सेल है। और ऐसे ही अगर बात करें, जो आपको इसके नीचे दिखाई दे रही होगी, ये छोटी छोटी सबसे छोटी जो सेल्स है, प्लस क्या है, फ्लैट होती है, इनके ऊपर कैप जो होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। तो ये किसकी होती है, वर्कर्स की,
तो वर्कर कास्ट जो होती है उसकी सेल ऐसी होती है। तो इसको आप चत्ते को देख के भी पहचान सकते हो, बाकी मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे कैसे जो है इसकी सेल्स होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें हनी बी के अंदर, ये तो हो गया सबसे पहले ये चीज़। अब इसके बाद बात करें हनी बी के अंदर एक चीज़ होती है स्वार्मिंग, एक टर्म होती है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग है ना। तो स्वार्मिंग में क्या होता है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी मक्खियाँ जो है वो उड़ रही है, यानी कि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रही है, इसको बोलते हैं स्वार्मिंग। या हिंदी में अगर बात करें तो प्रवास। अब ये किस वजह से होता है, ये अलग अलग जो है डिपेंड करता है, बहुत से इसके रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, चेंज होता है। या फिर मधुमक्खियाँ जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है। जो सबसे अगर मेजर अगर बात करें हम, सबसे बड़ी जो बात होती है वो क्या होती है कि जब बसंत ऋतु जब आती है ना, जब बारिश का मौसम वगैरह आता है, उस समय क्या होता है कि मधुमक्खियों में क्या होता है, जनन बहुत ज़्यादा होता है ना। बसंत ऋतु जब आती है, से लिख देता हूँ मैं, बसंत ऋतु जब आती है उस समय क्या होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत होता है, जनन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होती है इनकी संख्या जो है ना, संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होती है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। संख्या बढ़ने से क्या होगा, अब वहाँ पे रहने के लिए जो स्थान है, ठीक है, जो जगह है ना, स्पेस है, वो कम हो जाएगा। स्पेस तो अपने आप ही कम होगा क्योंकि वो तो फिक्स है, और अगर संख्या बढ़ेगी तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतने एक साथ तो नहीं रह सकते। उस कंडीशन में क्या होता है, जो क्वीन होती है, जो रानी मक्खी होती है, वो क्या करती है, अपने पुराने सदस्यों के साथ, यानी कि कुछ ड्रोन्स और वर्कर्स, इनके साथ वो किसी नई जगह पे चली जाती है। नई जगह पे जाके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे ये एग लेइंग स्टार्ट करती है, जहाँ पे दोबारा से कॉलोनी बना दी जाती है। और वो जगह जो होती है वो पहले से वर्कर के द्वारा डिसाइड की होती है कि हमें कहाँ पे जाना है। तो क्वीन क्या करती है, और इससे जाने से पहले, यानी कि बहुत सारे जो है पुराने सदस्यों को लेके ये नई जगह पे चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग। लेकिन इस जाने से पहले ये क्या करती है, बहुत सारे एग्स देती है, या बात करें एग लेइंग की जाती है, जिससे क्या होता है, डॉटर क्वींस और जो है ड्रोन्स वगैरह निकलते हैं बाहर। अब वो जब प्यूपल स्टेज में होते हैं, यानी कि इसके द्वारा जो डॉटर क्वींस होती है, जो डॉटर क्वींस का जन्म होता है, या फिर बात करें जो ड्रोन्स निकलते हैं, ये जब प्यूपा अवस्था में होते हैं, प्यूपल स्टेज में जब होते हैं, तब ये क्या करती है, उस छत्ते को छोड़ के कुछ सदस्यों के साथ एक नई जगह पे चली जाती है, जहाँ पे जाके दोबारा से क्या है, नया कॉलोनी बनाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग। अब क्या होगा, इसके जाने के बाद जो पुराना छत्ता है उसमें क्या होगा कि इन डॉटर क्वीन में से जो सबसे पहले बाहर आती है, जो डॉटर क्वीन सबसे पहले बाहर आती है, वो क्या करती है, बाकी सबको मार देती है, और ये क्या बन जाती है, क्वीन बन जाती है उस छत्ते की, ठीक है, उस हाइव की। तो ये उस कॉलोनी की क्वीन बन गई। और ड्रोन्स जो है ये ऐसे ही रहते हैं, इनको वर्कर्स के द्वारा फीड करवाया जाता है, और अगर भोजन की कमी हो तो इनको अलग भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वार्मिंग। अब क्या होता है, देखिए स्वार्मिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्वार्मिंग होती है। तो अगर बात करें रीजंस की, है ना, कारण की, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से स्वार्मिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि तीव्र गति से क्या होता है, जनन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन रेट जो होती है, या इसको बोलते हैं जनन दर, वो क्या होती है, तीव्र होती है, या फिर बात करें फास्ट होती है ना।
तो क्या होगा, अगर जनन दर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या होंगे, सदस्य बढ़ेंगे, और सदस्य बढ़ेंगे तो स्पेस कम होगा। तो ऐसी हालत में क्या है, इनको एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर सेकंड बारे में बात करें कि सेकंड क्या हो सकता है, तो वो होता है प्रचुर मात्रा में भोजन का मिलना, है ना। अगर इनको प्रॉपर क्वांटिटी में भोजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता, यानी कि अगर इनको जो फूड है, भोजन है, वो अगर प्रॉपर मिल रहा है अच्छे से, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्या अपने आप ही संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा जनन होगा, प्रॉपर भोजन मिल रहा है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो संख्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या है, स्वार्मिंग होना तय है। ठीक है, या इसके अलावा क्या हो सकता है, ड्रोन्स की संख्या अगर बढ़ जाती है, ड्रोन्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, स्वार्मिंग हो जाती है ना, उसकी वजह से भी क्या है, स्वार्मिंग हो जाती है। अब इसके अलावा एक और चीज़ क्या हो सकती है कि अगर रानी मक्खी अंडा देना बंद कर दे, कि जो क्वीन होती है, क्वीन जो होती है वो स्टॉप एग लेइंग, यानी कि अंडे देना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब उस छत्ते को नई क्वीन की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात है, ऐसे तो घर चलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पुरानी क्वीन है ये कुछ सदस्यों के साथ वहाँ से निकल जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, एक नई क्वीन जो होती है वो जन्म ले लेती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो संख्या तो आएगी, जनन दर बढ़ेगी, तो संख्या यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ बीज है ना, इंक्रीज, बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, स्वार्मिंग होना तय है। और तो ये अगर बात करें तो और भी बहुत सारे इनसे रिलेटेड ही मिलेंगे, अगर मेजर कारण की बात करें तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से स्वार्मिंग होती है। इससे रिलेटेड एक टर्म और होती है, अभी बात करेंगे उसके बारे में, है ना, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, मधुमक्खी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाती है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है, बताऊंगा मैं अभी। तो सबसे पहले तो ये हो गया इनका कारण। अगर बात करें इनका मैनेजमेंट करना है हमें, कि हम चाहते हैं कि इसका मैनेजमेंट करना है हमें, क्योंकि देखिए ये तो बात हो रही है नेचुरल की, है ना, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर इसी तरीके से मक्खियाँ एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने लगी, हम आर्टिफिशियली जिनको पाल रहे हैं, तब तो नुकसान हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके निवारण के लिए, तो उसके जो है बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि हमें इनको प्रॉपर स्पेस देना है। प्रॉपर स्पेस का मतलब क्या है, यानी कि जब इनकी संख्या वृद्धि होती है, संख्या वृद्धि होने पर, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो ज़्यादा होने पर क्या किया जाता है, इनको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। अब स्पेस प्रोवाइड करवाने से मतलब क्या है, यानी कि हम तो क्या आर्टिफिशियली इनको बॉक्सेस के अंदर रेयर करते हैं, और एक बॉक्स के अंदर क्या होता है 10 से 12 छत्ते रहते हैं। तो क्या करते हैं, समय समय पर हम उसकी सर्विलेंस करते हैं, सर्वे करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हमें पता चले कि एक बॉक्स के अंदर सारे जो जितने भी हमने फ्रेम्स रखे थे वो सारे भर गए हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसमें से 1 या 2 फ्रेम जो होते हैं उनको वहाँ से निकाल के किसी खाली बॉक्स में रख देते हैं, और उस बॉक्स से खाली छत्ते उठा के उसके अंदर रख देते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि इनको स्पेस मिल जाएगा। अब वो क्या करेगी, स्वार्मिंग करने की बजाय जो खाली स्पेस है उसको भरने की कोशिश करेगी। तो उस कंडीशन में क्या है, स्वार्मिंग नहीं हो पाती, और हमें जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो होने से बच जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात करें तो वो है ड्रोन सेल को नष्ट करना। ड्रोन सेल को नष्ट करना यानी कि क्या होगा, देखिए ड्रोन्स का आपको भी पता है कि एक कॉलोनी के अंदर ड्रोन्स की कोई महत्वता नहीं होती इतनी, और ना ही जो है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि अगर ड्रोन्स नहीं भी हो तो भी क्या होता है, आसानी से कॉलोनी चल सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमें पता है
कि अब इनकी वृद्धि होने वाली है, इसके अंदर संख्या बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ड्रोन सेल को नष्ट कर देंगे। तो इन्होंने जो स्पेस कवर किया था, अब वो स्पेस कौन यूज़ करेगा, वर्कर सेल्स यूज़ करेगी, और वर्कर सेल्स यूज़ करेगी तो क्या होगा, स्वार्मिंग होने की वजह नहीं होने की आशंका नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि वर्कर उस स्पेस को भरेगी, तो जिससे क्या है, स्वार्मिंग होने से बच सकती है। ये हो सकता है। थर्ड वन क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि रानी मक्खी बाहर ना जाए। अगर क्वीन बाहर नहीं जाएगी तो उसके साथ वर्कर्स नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि क्वीन के जो विंग्स होते हैं, क्वीन के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं जो, उनको काट देते हैं ना। अब आप विंग्स को काट दोगे तो क्या होगा, वो फ्लाई नहीं कर पाएगी, और जब उड़ नहीं पाएगी तो दूसरे जगह जाने के जो है चांसेस ही नहीं रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, जो प्यूपल स्टेज जब बनती है, प्यूपा अवस्था जब रहती है, उस समय क्या करते हैं, हम फ्रेम्स बदल देते हैं, फ्रेम्स को चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रेम्स को चेंज कर देंगे, यानी कि जो भरे हुए फ्रेम हैं उनको निकाल के किसी खाली बॉक्स में रख देंगे, और खाली जो बॉक्स होता है उसके भरे हुए जो उसके खाली जो फ्रेम होते हैं उनको भरे हुए बॉक्स में रख देंगे। तो इससे क्या होगा, वो मधुमक्खियाँ जो है उस खाली फ्रेम को भरने की कोशिश करेगी और उस पर हनी कलेक्ट करेगी। तो ये जो क्या है, इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट, जिनको हम कर सकते हैं या जिनकी सहायता से हम स्वार्मिंग को रोक सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि उनको स्पेस प्रोवाइड करवाओ प्रॉपर, तो स्वार्मिंग जो है वो अपने आप ही नहीं होती है, स्वार्मिंग के चांसेस ही नहीं रहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद और क्या हो सकता है, एक अगर बात करें तो वो है जो इनका इन्वायरमेंट जो होता है, वातावरण जो इनका होता है, उसको प्रॉपर मैनेज करके रखना। उसको मैनेज करके रखने से मतलब क्या है, यानी कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो उस समय हमें क्या करना है, प्रॉपर वहाँ पे ठंड बनाए रखनी है, यानी कि जूट की बोरियाँ वगैरह जो है उनको गीला करके फ्रेम्स के ऊपर रख देते हैं, जिससे ठंड रहती है। ठीक है। तो ये सारा अगर मैनेज करेंगे तब भी क्या होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी मधुमक्खियाँ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो देखिए ये तो हो गया, बात कर रहे थे हम स्वार्मिंग की। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन या फिर इसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। माइग्रेशन या एब्सकॉन्डिंग। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाना। लेकिन एक चीज़ देखिए, अभी हमने स्वार्मिंग में भी यही पढ़ा कि स्वार्मिंग में भी तो ऐसा ही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, लेकिन चेंजेस क्या होता है, देखिए वो होता है, स्वार्मिंग किस वजह से होता है, अगर संख्या ज़्यादा बढ़ जाए उस वजह से, या उनको प्रॉपर फूड मिले तो। इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अगर खाद्य पदार्थों की कमी हो जाए, खाद्य पदार्थों की कमी होना, तो कमी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ सरसों का, तो आपने देखा होगा सरसों का जब सीज़न होता है तो वहाँ पे बहुत सारी हमें हनी बीज दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो फसल कट जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनको वहाँ से तो पॉलन वगैरह मिल नहीं सकता, तो उस कंडीशन में वो वहाँ से उठ के किसी ऐसी क्रॉप वाली जगह पर चली जाती है जहाँ पर उनको प्रॉपर नेक्टर वगैरह मिल सके। तो फूड की कमी हुई तभी तो हो गई, यानी कि भोजन की अगर कमी हो जाती है तब भी क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। सेकंड अगर बात करें तो वो है वातावरण का चेंज होना, वातावरण में बदलाव होना। यानी कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कहने का मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब भी ये वहाँ से चली जाती है, या मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उस कंडीशन में भी किसी दूसरी जगह पे चली जाती है। तो वातावरण में चेंज होने से भी क्या होता है, ये माइग्रेट होती है। और माइग्रेशन की देखिए एक ख़ास बात क्या होती है, चलिए मैं एक आधा रीजन और बता देता हूँ आपको। इसके अलावा क्या हो सकता है कि इनको किसी जानवर के द्वारा
ठीक है, या फिर मनुष्य के द्वारा, जानवर या मनुष्य के द्वारा छेड़ना। जब हम इनको छेड़ते हैं उस कंडीशन में भी तो यही होता है कि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है माइग्रेशन और स्वार्मिंग के अंदर। स्वार्मिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ कुछ सदस्य जो है वो रानी मक्खी के साथ बाहर चले जाते हैं और नए स्थान पे चले जाते हैं, पीछे जो कॉलोनी थी वो एज इट इज़ रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी कॉलोनी, ठीक है, जो पूरी कॉलोनी जो है इसकी वो एक साथ चली जाती है, यानी कि सारे सदस्य जो होते हैं वो एक साथ चले जाते हैं। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, इन्होंने जो भी हनी प्रोड्यूस किया है, जो भी शहद का निर्माण किया है या पोलन्स इकट्ठे किए हैं, उन सबको ये क्या करती है, अपने साथ ले जाती है। यानी कि इन्होंने जो भी इकट्ठा किया है वो अपने साथ ले जाते हैं, तो पीछे कुछ नहीं बचता है। ये डिफरेंस होता है माइग्रेशन में और स्वार्मिंग के, क्योंकि स्वार्मिंग तो कब होगी, जब फूड प्रॉपर मिलेगा, और फूड प्रॉपर मिलेगा तो उनको फूड की आवश्यकता ही नहीं है। अगर फूड की कमी है तो वो क्या करेंगे, जो इन्होंने निर्माण किया है उसको अपने साथ ले जाते हैं और हमें पीछे कुछ नहीं बचता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया माइग्रेशन, या इसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। दोनों में डिफरेंस देख लेना क्या है। एक चीज़ और है, देखिए, वो है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन। अब इसमें क्या होता है, एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, हनी बी के अंदर क्या होता है, मैंने अभी कल ही बताया आपको, ये पूरी फैमिली की तरह रहता है, सब वेल मैनेज रहते हैं और अच्छे से इनके अंदर सभी फंक्शंस या वर्क जो होते हैं, कार्य होते हैं, वो बटे हुए होते हैं। एयर कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो क्या करती है, अपने खुद की जो भी कॉलोनी होती है, परिवार होता है, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बनाए रखते हैं। इनमें क्या होता है, अगर गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, उस समय तो क्या करती है, ये मधुमक्खियाँ अपना जो छत्ता होती है उसको ठंडा रखती है, ठीक है। और सर्दी का जब समय आता है उस समय क्या करती है, ये उसको गर्म रखती है। अब वो कैसे, देखिए, नॉर्मल अगर बात करें एक हाइव का, हनी बी की जो एक हाइव होती है उसका टेम्परेचर जो होता है वो 33 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है लगभग। ये इतना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अब चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, आपने देखा होगा गर्मी में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इवन 40 के आसपास पहुंच जाता है, 45 46 तक पहुंच जाता है गर्म ज़िले जहाँ होते हैं, गर्म जगह। तो ये क्या करती है, मैनेज करके रखती है। अब वो कैसे, देखिए, अगर सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन अगर है, तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हवा का आवागमन नहीं होगा, तो अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या है, इसमें गर्मी बनी रहती है। जैसे देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये क्या किया है, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई है। इससे क्या होगा कि ये टेम्परेचर जो होता है उसको मैनेज कर लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनमें जो है गर्मी बनी रहेगी, और गर्मी बनी रहेगी तो टेम्परेचर प्रॉपर रहेगा, और ये जो है इनका जो भी रिप्रोडक्शन या लाइफ है वो चलती रहती है। अब देखिए फिर बात करते हैं गर्मी की। तो गर्मी का सीज़न जब आता है, समर सीज़न में ये क्या करती है, इनकी जो विंग्स होती है, उन विंग्स को ये क्या करती है, बहुत तेज़ क्या है, ठीक है, ऐसे बहुत तेज़ हिलाती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हवा बनती है। जैसे ही वो ऐसे करेंगे उसमें क्या होगा, एयर जो है वो ज़्यादा बनती है। अब उस जगह पे जब हवा ज़्यादा बनेगी, हवा कैसे बनती है, देखिए, जब ये बार बार पंख को हिलाएंगे तो उस समय क्या होता है, जो कच्चा शहद जो होता है, यानी कि जो ये शहद का निर्माण कर रहे हैं उसमें कच्चा शहद जो होता है, जो अभी क्या होता है, बना नहीं अच्छी तरीके से, उसके अंदर क्या है, वाटर रहता है, पानी की मात्रा रहती है। तो ये पानी जो होता है, जो वाटर होता है, वो क्या है, भाप बन के ऊपर उड़ता है, भाप बन के ऊपर उड़ेगा। अब ये पानी जब भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो अपने आप ही जो है उसमें क्या रहेगी, एक नमी बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, अपना जो है पूरा हाइव है उसको मैनेज करके रखती है। एक चीज़ होती है, देखिए, फोरेजिंग। मैंने कल भी आपको बता दिया था, छोटी सी टर्म है फोरेजिंग। फोरेजिंग किसको बोलते हैं, चारा ग्रहण बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। तो जब वर्कर बीज क्या है, जो भोजन को कलेक्ट करने के लिए
भोजन के लिए जब ये बाहर जाती है, यानी कि दूसरी जगह पे जाके और वहाँ से क्या है भोजन कलेक्ट करके लाती है, जैसे पोलन हो गया, नेक्टर हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो कलेक्ट करके लेके आती है छत्ते के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोरेजिंग। और फोरेजिंग किसके द्वारा की जाती है, वर्कर बीज के द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके, थैंक यू। बाकी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।